नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी पर। मैं हूं कुमार। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसटीसी फर्स्ट ईयर इंग्लिश के 2025 के पेपर के बारे में और उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं, उनका उत्तर कैसे देना है। ये 3 घंटे का पेपर है जो 60 अंकों के लिए होता है। इसमें पास होने के लिए 40% अंक बोले तो 24 अंकों की आवश्यकता होती है। क्या क्या दिशा निर्देश चाहिए हमें, वो एक बार देख लेते हैं। सभी प्रश्न जितने पूछे जाएंगे उन सभी के आपको उत्तर देने हैं, कुछ ना कुछ उसमें लिखना है, भले ही आपको आए या न आए, वो खाली नहीं छोड़ने हैं। शुरू के 4 प्रश्न एक एक नंबर के हैं। प्रश्न संख्या 5 से 14 तक की जो संख्याएं हैं प्रश्नों की, वो दो दो अंकों वाले हैं। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 15 से 18 तक 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। और अंतिम जो 4 प्रश्न हैं, प्रश्न 19 से 22 तक, वो 6-6 अंक के प्रश्न हैं। तो सभी प्रकार के प्रश्न कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं एमसीक्यू टाइप के प्रश्न से। तो शुरू के जो 4 प्रश्न हैं वो मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिनमें 4-4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न पढ़ना है और उस अनुरूप आपको आंसर देना है। जल्दबाजी में इन प्रश्नों के उत्तर नहीं देना है। अगर आप हमारे जितने भी वीडियोस हैं वो देखते हो तो आपको ये पता होगा कि जब भी हम ऐसे प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो हमें पॉजिटिव रहकर जो पॉइंट हमें दिया गया है उसके संबंधित बातें सोचनी है। जैसे यहाँ प्रश्न है, व्हाट डज लिसनिंग रिक्वायर। जब हम श्रवण कौशल का विकास करते हैं तो उस कौशल के विकास में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो आपने लिसनिंग विद कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ा था। इस साउंड जो है वो रिसीव होता है, इसके लिए इनपुट प्रोसेस आउटपुट तीनों चीज़ें होती हैं और उसमें अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करनी पड़ती है। तो यहाँ क्या क्या पॉइंट्स है देखते हैं। पहला है एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन तो होना है। अगर सक्रिय भागीदारी नहीं निभाएंगे सुनने वाले और बोलने वाले के बीच में, तो फिर वो जो है लिसनिंग नहीं कहलाएगी। एक ने बोला और दूसरे ने सुना और दोनों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, यानी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट लिसनिंग में होना चाहिए। पहली बात बिल्कुल सही है। दूसरा है लिसनिंग के अंदर डिकोडिंग द मैसेज फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। जो मैसेज भेजा भेजा जाता है उसको समझना, ये कहलाता है डिकोडिंग। तो डिकोड किया जाता है, उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड किया जाता है। क्या ये लिसनिंग में होता है? जरूर होता है। तो लिसनिंग में इन्वॉल्वमेंट एक्टिव होनी चाहिए और साथ ही में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मैटर क्या है, ताकि उस मैटर को अच्छे से समझा जा सके। तो दोनों चीजें होगी। तीसरा है इमीडिएट रेस्पॉन्स। तुरंत उत्तर देना होता है क्या? ये नहीं होता। हर बार आप तुरंत उत्तर दो जल्दबाजी में, ये कोई जरूरी नहीं है। लिसनिंग में आप जब तक समझोगे नहीं, जब तक डिकोड नहीं करोगे, तब तक रेस्पॉन्स नहीं देते हो। यानी कि ए और बी दोनों सही हैं और तीसरा गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर, वो है बोथ ए एंड बी। यानी इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन होता है और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी इसके अंदर होगी। तो इसका सही उत्तर ये है। अगला है व्हाट डज कोहेरेंस रेफर टू इनर टेक्स्ट। लेख के मामले में जब हम लिखते हैं वो टेक्स्ट हैं, तो लेख के मामले में कोहेरेंस क्या है? देखो, कोहेरेंस का मतलब होता है एक सयुग्मित, संरचित, सुव्यवस्थित संरचना। तो जब हम टेक्स्ट को सुव्यवस्थित संरचना में लिखते हैं, लॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ताकि आइडिया सही से कनेक्ट कर पाए और इजी टू अंडरस्टैंड हो, वो चीज़ समझने में आसान हो, तो इसे हम कोहेरेंस कहते हैं। तो कोहेरेंस का मतलब क्या हुआ कि लॉजिकल ऑर्डर में सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज करके आपको चीज़ दी जाती है, रैंडमली नहीं दी जाती है। चाहे जहाँ चीज़ें नहीं रखी जाती हैं, ऑर्गेनाइज किया जाता है बिल्कुल सिस्टमेटिक। और अनरिलेटेड आइडियाज़ तो यहाँ होंगे ही नहीं, ये तो गलत बात है। लेक ऑफ ट्रांजिशंस, तो यहाँ कोई कोई भी कमी नहीं है। लेक का मतलब होता है कमी। तो LAC आएगा यहाँ पे, आपको थोड़ा सा चेंज करना है, LAC, लेक ऑफ ट्रांजिशंस। तो ये नहीं है, कोई भी कमियां नहीं होती हैं और यहाँ रैंडमली कोई चीज़ नहीं होती है। यहाँ लॉजिकल और सिस्टमेटिक चीज़ रखी जाती है। अनरिलेटेड नहीं, ये रिलेटेड होता है। क्यों? रिलेटेड का मतलब होता है कि आइडिया जो आपको समझाया जा रहा है वो आपसे कनेक्ट होगा। तो कोहेरेंस का मतलब होता है एक लॉजिकल सिस्टमेटिक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना टेक्स्ट को, ये है कोहेरेंस। तो आपको दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे कि कोहेरेंस एक प्रकार का सीक्वेंस होता है जो सही प्रकार से लॉजिकल और सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ टेक्स्ट को। अब है
व्हाट इज द कॉमन पर्पस ऑफ ऑल इनविटेशन, किसी भी प्रकार का इनविटेशन हो, निमंत्रण जो होता है वो किस पर्पस से, किस उद्देश्य से किया जाता है। तो देखिए जो भी इनविटेशन होगा इसके लिए पहला इसने दिया है टू, यहाँ टी ओ लिखना है, टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के जो एड हैं उसके लिए किया जाता है क्या? नहीं किया जाता। जब भी हम बात करते हैं क्या हम इसलिए इनविटेशन देते हैं किसी को कि क्या हमें उसको प्रोडक्ट बेचना है? नहीं। टू सेंड कंप्लेंट्स, हमें उसको उससे शिकायत करनी है? नहीं। अगला है टू प्रोवाइड लीगल इन्फॉर्मेशन, औपचारिक रूप से जानकारी देनी है? नहीं। हम इसलिए इनविटेशन देते हैं, निमंत्रण देते हैं क्योंकि हमें उनको इनवाइट करना है कोई फंक्शन के लिए। हमारा जो कोई फंक्शन होता है उसके लिए, किसी एक फंक्शन के लिए हम उनको इनवाइट करना चाहते हैं, इसलिए इनविटेशन, निमंत्रण दिया जाता है। तो निमंत्रण का मतलब ये है कि हमें इनवाइट करना है लोगों को फॉर अ फंक्शन, एक हमारा जो कार्य है जिसके लिए हम लोगों को बुला रहे हैं। और कोहेरेंस का मतलब सिस्टमेटिक लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और लिसनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होगी? तो एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होगा और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी होगी। फिर अगला प्रश्न हमारा था कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों के लिए वॉज इंग्लिश सपोज टू बी एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत जब आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी हुई, तो भारत की जब आज़ादी हुई उसके बाद अंग्रेजी को कितने वर्षों के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज, औपचारिक भाषा बनाया गया था? तो इसका सीधा सा उत्तर है 15 वर्ष के लिए। तो ये बहुत ही कॉमन, देखो इसमें क्या है, कोई चीज़ जो आपको सीधे ही पता होगी उसके लिए 4 ऑप्शन नहीं पढ़ना है। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि भारत स्वतंत्र होने के बाद अंग्रेजी को 15 वर्षों के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। फिर बाद में इसे जो है ऑफिशियल लैंग्वेज अब तक भी जो है हम पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं 4 प्रश्नों के अलावा अन्य जो प्रश्न हैं वो भी काफ़ी इजी आए थे 2025 के पेपर में। और ये काफ़ी बेहतरीन पेपर में से एक पेपर था जिसमें आपको कम लिखना था बट आपको प्रश्न काफ़ी बड़े बड़े रूप में देखने को मिले थे। जैसे प्रश्न है व्हाट इज द टीचिंग एड्स इन चाइल्ड्स लर्निंग, व्हाट इज द टीचिंग एड्स, हाँ, व्हाट इज द टीचिंग एड्स इन चाइल्ड लर्निंग, नहीं ये प्रश्न नहीं, प्रश्न ये है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स इन चाइल्ड लर्निंग। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, यहाँ आपको इम्पोर्टेंस वर्ड भी जो है यूज करना है। मतलब जो बच्चों से संबंधित सहायक सामग्रियाँ होती हैं वो क्या हैं, उनके क्या फायदे हैं। तो मतलब इम्पोर्टेंस हमें बतानी है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स का मतलब होता है सहायक सामग्री। इस शब्द का अगर आपको मतलब समझना है तो इसका मतलब आप याद रखिए, इसको कहा जाता है सहायक सामग्री। क्या कहा जाता है? सहायक सामग्री। सहायक सामग्री आपने सबने अच्छे से पढ़ी है, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य और दृश्य प्रकार की सामग्री। तो ये टीचिंग एड बच्चों के पढ़ाने में क्या काम में आते हैं? तो सबसे पहला है मेक लर्निंग इजी एंड इंटरेस्टिंग, ये बना देते हैं सीखने को आसान और मज़ेदार। तो आसान और मज़ेदार बनाते हैं सीखने को। दूसरी बात मेक लर्निंग इफेक्टिव, सीखने को प्रभावी भी बनाते हैं। तो सीखने को प्रभावी बनाना, सीखने को मज़ेदार बनाना और सीखने को आसान बनाना, इसका मतलब है आसान। तो आसान बनाना, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टीचिंग एड्स का। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। फिर अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ प्लानिंग। हम जो लेसन प्लान बनाते हैं कि हमें इस प्रकार से पढ़ाना है, ऐसे हम तैयारी करके जाएंगे, तो इसका क्या मतलब है, क्या पर्पस है, किस उद्देश्य से हम ये प्लान कर रहे हैं क्लासरूम के अकॉर्डिंग। तो आप देखिए इसका सीधा सा जवाब ये होगा कि मेन पर्पस ऑफ प्लानिंग, मुख्य उद्देश्य प्लानिंग का ये होता है टू अचीव लेसन ऑब्जेक्टिव्स इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे। अचीव का मतलब होता है हासिल करना, लेसन ऑब्जेक्टिव जो पाठ आधारित हमने उद्देश्य तय किए थे कि इस पाठ में ये चीज़ें करवाएंगे, तो पाठ आधारित जो पाठ के उद्देश्य हैं उसको अचीव करना है। और वो भी एक संगठित रूप से, ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो संगठित तरीके से, संगठित का मतलब क्रमबद्धता रहेगी, इसके बाद ये उसके बाद ये करना है। तो यानी आपको संगठित रूप से, संगठित रूप से पाठ के उद्देश्य को हासिल करना है। एक तो इसलिए प्लानिंग करते हैं, दूसरा कि जो हम पढ़ाएंगे लेसन प्लान
वो इफ़ेक्टिव बोले तो प्रभावी होगा और मज़ेदार होगा। तो ये दोनों ही चीज़ें होगी। तो आपने ये समझा ऊपर वाले प्रश्न में कि सहायक सामग्री जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? वो सीखने को आसान बना देती हैं, मज़ेदार बनाती हैं और प्रभावी बनाती हैं। ऐसे ही हम जो प्लानिंग करते हैं पाठ को लेकर वो इसलिए करते हैं क्योंकि उस पाठ को पढ़ाने का जो उद्देश्य था वो पूरा हो, वो भी संगठित रूप से, और साथ ही में उस पाठ को हम प्रभावी और मज़ेदार तरीके से पढ़ा पाएँगे अगर हम प्लानिंग करते हैं तो। फिर अगला प्रश्न था, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन अ यूनिट प्लान एंड अ लेसन प्लान। एक जो इकाई योजना होती है उसमें, इकाई योजना में और आपकी जो डेली लेसन प्लान होती है पाठ योजना, इन दोनों में क्या अंतर है? तो आपको दो दो अंतर लिखने हैं। वैसे हमने इसको बड़े प्रश्न के रूप में भी करवा दिया था, तो ये काफ़ी मज़ेदार प्रश्न हैं जो हर एक दूसरे साल में आपके पूछा जाता है, यानी कि एक साल छोड़ के अगले साल ये प्रश्न पूछा जा रहा है। यूनिट प्लान जो होता है वो कई सारे चैप्टर्स के लिए होता है, तो इसमें कहेंगे ये कवर्स करता है मेनी लेसन, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की जाती हैं यूनिट प्लान के अंदर। और लेसन प्लान में इट कवर्स ओनली वन लेसन, ये एक बार में एक पार्ट को कवर करता है। इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि देखो जब हम यूनिट प्लान की बात करते हैं कई सारे लेसन्स इसमें होंगे तो ये लंबे समय तक चलेगा, यानी कि इसमें कई दिनों तक या कई हफ्तों तक चलने वाली चीज़ें होती हैं, यानी ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लेसन प्लान की बात करूं, इट इज़ फॉर वन क्लास पीरियड, ये एक पीरियड वगैरह में खत्म हो जाता है, यानी 1 घंटे भर में एक बार में आप लेसन प्लान दोगे उस टाइम तक खत्म हो जाएगा। तो ये एक लेसन के लिए होता है और एक सिंगल पीरियड के लिए होता है। अगला है, ड्रॉ अ सैंपल ऑफ यूनिट प्लान। यूनिट प्लान का आपको उदाहरण देना है। सैंपल, सैंपल का मतलब होता है एक नमूना बनाना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, स्टेप्स ऑफ अ यूनिट प्लान, एक इकाई योजना के अंदर 5 चरण होते हैं। पहला चरण होता है उस इकाई का नाम लिखना। तो सबसे पहले लिखा जाता है नाम, फिर उसके उद्देश्य को लिखा जाता है कि इकाई योजना क्यों बनाई जा रही है, फिर उसमें सहायक सामग्री टीचिंग एड्स कौन सी काम में आ रही हैं, तो सहायक सामग्री का भी मेंशन किया जाएगा नंबर 3 पर। नंबर 4 पर आपको गतिविधियां करवाई जाएगी। गतिविधि का मतलब होता है प्रेजेंटेशन करना, पढ़ाना या खेल खेल में सिखाना, गतिविधियां करवाना। और लास्ट में होता है मूल्यांकन या असेसमेंट। तो ये 5 चरण होते हैं सैंपल प्लान बनाने के। सैंपल मतलब यूनिट प्लान का नमूना तैयार करना, एग्जाम्पल तैयार करने के लिए। तो यूनिट प्लान हो चाहे आपका जो लेसन प्लान हो, दोनों में ही 5-5 स्टेप्स होते हैं। और मैंने आपको हर्बेटियन 5 स्टेप पढ़ाए थे, वो ऐसे ही काम करते हैं। तो यूनिट प्लान के सैंपल में 5 चरण हैं, ये आपको लिखना है। आगे हमारा प्रश्न था, व्हाट इज सीसीई। सीसीई क्या होता है? तो देखो, सीसीई का सबसे पहले तो हमें फुल फॉर्म लिखना है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो ये इवेल्युएशन का मतलब तो होता है मूल्यांकन, कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है समग्र या व्यापक, और कंटिन्यूस का मतलब होता है सतत। तो यानी ऐसा मूल्यांकन जो वर्ष भर समग्र रूप से बच्चे के हर पक्ष को जांचता है वो सीसीई कहलाता है। तो सीसीई मीन्स है रेगुलर असेसमेंट, लगातार आकलन या मूल्यांकन, इवेल्युएशन करना ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, जो बच्चा सीख रहा है उसकी लर्निंग का वर्ष भर आकलन करना, एंड ओवरऑल डेवलपमेंट को देखना, उसके समग्र विकास को देखना, ये मूल्यांकन कहलाता है सीसीई। अब देखते हैं, हाउ शुड टीचर्स प्रोवाइड लैंग्वेज एक्सपोजर। भाषा में अगर किसी बच्चे के अंदर हम टीचर्स होते हुए एक्सपोजर देना चाहते हैं, उसमें अच्छी प्रोफिशिएंसी देना चाहते हैं, उसमें निपुणता लाना चाहते हैं, तो हमें किसके ज़रिए ये लानी पड़ेगी? तो देखिए, अगर हमें बच्चे में लैंग्वेज से संबंधित एक्सपोजर लाना है तो हमें ये लाना पड़ेगा थ्रू किसके माध्यम से? कन्वर्सेशंस। अगर भाषा से संबंधित वो बातचीत करता है तो वो जल्दी सीखेगा। कन्वर्सेशन का मतलब होता है अच्छी अंतःक्रिया, इसको कहा जाता है अंतःक्रिया, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत। स्टोरीज का मतलब होता है कहानियाँ। तो कहानियों के माध्यम से हम जो है भाषा को अच्छे प्रकार से सीखते हैं, नए नए शब्द सीखते हैं। फिर है रीडिंग, पठन।
पठन के माध्यम से क्या होगा, जब हम पढ़ेंगे तो हमारे अंदर हैबिट फॉर्मेशन होगी, आदत निर्माण होगा, स्वाध्याय होगा, सेल्फ रीडिंग होगी। तो सेल्फ स्टडी से कई सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, लैंग्वेज यानी भाषा में पकड़ मजबूत होगी। फिर एक गेम्स एंड राइम्स, मतलब छोटे बच्चों के खेल होते हैं और खेल खेल के साथ उनकी होती हैं कविताएं। तो छोटे बच्चों की कविताओं को राइम्स कहा जाता है। तो कविताएं और खेल जो हैं वो भी लैंग्वेज से संबंधित उनमें भाषा में समृद्धि आती है। फिर है रोल प्ले, भूमिका निर्वाह करना। आप अगर किसी व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं तो भूमिका निर्वाह में क्या होता है, आप उस व्यक्ति के पूरे जीवन को, उसकी भाषा शैली को, इनको डेवलप करते हैं अपने अंदर। फिर है क्लासरूम डिस्कशन, कक्षा के संवाद। कक्षा संवाद इसे आप बोलिए, कक्षा में आप टीचर से बातचीत कर रहे हैं, किसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहे हैं, वो आपको जवाब दे रहे हैं। ये भी जो है भाषा को विकसित करने का एक अच्छा साधन है। तो कौन कौन से लैंग्वेज एक्सपोजर हैं वो हमने सभी यहाँ अच्छे प्रकार से देख लिए हैं। कि लैंग्वेज एक्सपोजर किसके थ्रू हो सकता है, कन्वर्सेशन के थ्रू हो सकता है, स्टोरीज के थ्रू हो सकता है, रीडिंग से हो सकता है, गेम प्ले से हो सकता है, रोल प्ले से हो सकता है, क्लासरूम डिस्कशन से हो सकता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आपको बताना है फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स, यानी कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, संवाद के कौन कौन से शब्द होते हैं। अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है, नाउन है, नाउन मतलब संज्ञा, सर्वनाम प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, ये शब्द आपके होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कंजक्शन जो मतलब होते दो वाक्य को जोड़ने वाले शब्द, इनको अगर आप पहचान गए तो इसका मतलब समझिए आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज रखते हैं। 4 वाक्य आपको दिए हैं, चारों में एक ही शब्द को बार बार अंडरलाइन किया गया है। देखो यहाँ भी बेटर, यहाँ भी बेटर, यहाँ भी बेटर और यहाँ भी बेटर शब्द को ही अंडरलाइन किया गया है, पर चारों ही अलग अलग परिस्थितियों में यूज होने वाले शब्द हैं। तो आपको उस हिसाब से बताना है कि यहाँ वो जो शब्द यूज किया गया है वो क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे पहला है वी आर होपिंग, हम उम्मीद करते हैं फॉर बेटर फैसिलिटीज हियर, कि यहाँ अच्छी सुविधाएं होगी। तो सुविधाओं की विशेषता बता रहा है। किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द होता है विशेषण। तो यहाँ फैसिलिटी एक सुविधा, सुविधा जो शब्द है यह एक संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ बेटर शब्द जो पहली वाक्य में प्रयोग किया जा रहा है वो है आपके एडजेक्टिव। फिर है आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ इस बारे में, यू नो बेटर, कि तुम अच्छा जानते हो। तो यहाँ जानना एक क्रिया है, जानना यहाँ पे क्या है, एक क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। अच्छा, क्रिया भी है और क्रिया की भी आप विशेषता बता रहे हो, तो क्रिया की विशेषता बताने वाला है क्रिया विशेषण, बोले तो एडवर्ब, कि मैं जानता तो हूँ पर मैं अच्छा जानता हूँ, या तुम जानते तो हो पर अच्छे जानते हो। तो जानने की भी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ कहा जा रहा है यू नो बेटर, तुम जानते हो पर तुम अच्छा जानते हो। फिर अगला है द सूनर द बेटर, जो मतलब आपने एक वो डायलॉग सुना होगा, जो सोवत हैं वो खोवत हैं, जो जागत हैं वो पावत हैं। जो जागेगा, जो मेहनत करेगा उसे ही मिलेगा, यानी जो मेहनत समय में कर लेगा उसे ही अच्छा फल मिलेगा। इसका मतलब अच्छा कर्म करो अच्छा फल मिलेगा। तो यहाँ दोनों जो शब्द हैं वो संज्ञा शब्द हैं। तो संज्ञा शब्द है तो इसको नाउन बोलेंगे। तो जो जागत है वो पावत है, यानी ये आपस में कोरिलेट वर्ड्स हैं, दोनों वर्ड्स जो हैं संज्ञा को जो है इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये नाउन है। फिर अगला है हिज अकाउंट कैन हार्डली बी बेटर्ड, इसका मतलब उसका जो अकाउंट है, उसका जो खाता है वो शायद ही मुश्किल से ही अच्छा होगा, मतलब ज़्यादा अच्छा अकाउंट नहीं है, फिर भी उम्मीद करते हैं कि शायद ही वो अच्छा होगा। तो यानी कि अच्छा होने की उम्मीद की जा रही है। तो यहाँ अच्छा होगा, तो यहाँ क्रिया क्रिया की जा रही है और काम क्रिया के बारे में जो भी आएगा तो वो है वर्ब। तो वर्ब यहाँ बेटर्ड है, क्योंकि वर्ब की तीनों फॉर्म आती है, बेटर, बेटर्ड, बेटर्ड। और यहाँ जो है वाक्य के लास्ट में प्रयोग हो रहा है संज्ञा के रूप में, तो नाउन हो गया। ये क्रिया की विशेषता बता रहा था इसलिए एडवर्ब क्रिया विशेषण हो गया, और संज्ञा की विशेषता बता रहा था इसलिए वो एडजेक्टिव हो गया। तो ये चीज़ हमें समझना जरूरी है, हर किसी को ये नहीं आता है, और जिसको आता है उसको 4 नंबर या 2 नंबर यहाँ फ्री में मिल जाएंगे, क्योंकि आधे आधे नंबर के 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं। फिर अगला प्रश्न था
हाउ मेनी मोनोफ्थोंग्स, मोनोफ्थोंग का मतलब होता है एकल स्वर ध्वनियाँ, तो मोनोफ्थोंग्स होते हैं हमारे 12 आर इन दियर इंग्लिश साउंड्स। तो अंग्रेजी की जो ध्वनियाँ होती हैं, इंग्लिश साउंड्स जो होते हैं फोनेटिक्स, उसके अंदर कितने मोनोफ्थोंग्स हैं तो हमें याद रखना है। मोनोफ्थोंग्स की संख्या है 12 और डिप्थोंग्स की संख्या है 8 और टोटल वावेल साउंड है 20। तो वावेल जो साउंड हैं, वावेल साउंड्स वो हमारे हैं 20 और 20 में से मोनोफ्थोंग्स, मोनोफ्थोंग्स ये हैं 12 और जो डिप्थोंग्स हैं यानी डबल स्वर ध्वनियाँ जिनको ग्लाइड्स भी बोलते हैं, वो डिप्थोंग्स हैं हमारे 8। तो मोनोफ्थोंग्स तो कितने हैं 12 और डिप्थोंग्स कितने हैं 8। हो सकता है इस बार आपसे डिप्थोंग पूछ ले, ग्लाइड पूछ ले, तो डिप्थोंग या जो ग्लाइड हैं वो हमारे हैं ग्लाइड्स हैं 8 और मोनोफ्थोंग्स से 12 और 12 मोनोफ्थोंग्स को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहले आई, फिर ई, ए और ई को मिलाकर लिख दिया, उल्टा भी लिख दिया, ई को उल्टा लिख दिया, ए को उल्टा लिख दिया, ऐसे यू आकार को ऊपर से घुमा दिया, फिर आई को छोटा कर दिया, ए को छोटा कर दिया, सी को उल्टा करके लिख दिया, छोटा यू लिख दिया, 3 की तरह ऐसे लिख दिया। तो ये टोटल हमारे पास 12 जो हैं क्या हैं, ये 12 हमारे हैं एकल स्वर ध्वनियाँ मोनोफ्थोंग्स। फिर अगला है व्हाट लैंग्वेज फॉर्मूला डिड द कोठारी कमीशन रिकमेंड फॉर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, यानी हिंदी भाषी राज्यों के लिए कोठारी आयोग ने क्या रिकमेंड किया था फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आपको बताना है। तो कोठारी कमीशन ये वही कमीशन है, इसने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था भारत में और भारत में ये सभी के लिए दिया था, पर हिंदी राज्यों के लिए क्या था, इन्होंने कहा कि हिंदी भाषी राज्यों में भी जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होगा वहाँ 3 भाषाएं पढ़ाई जाएगी। वहाँ भाषा प्रथम के अंदर रीजनल लैंग्वेज पढ़ानी है जिसको क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। तो क्षेत्र विशेष की भाषा पहले पढ़ाई जानी चाहिए। तो क्षेत्रीय भाषा हिंदी भाषी राज्यों में सबसे पहले पढ़ाई जाएगी। भाषा नंबर 2 के रूप में उन राज्यों में हिंदी पढ़ाई जाएगी और भाषा नंबर 3 में पढ़ाई जाएगी अंग्रेजी। तो 3 भाषा का जो फॉर्मूला है वो कोठारी कमीशन के द्वारा दिया गया है। ये कोठारी कमीशन 1964 से 1966 में बना है और इस कोठारी कमीशन ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अलावा 10+2+3 जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये भी इन्होंने दिया है और इसने ही 3 भाषाओं के सूत्र में सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा रखी है, दूसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों में इन्होंने हिंदी रखी है और तीसरी भाषाओं के रूप में इन्होंने रखा है अंग्रेजी को। तो 3 भाषाओं का फॉर्मूला इन्होंने अच्छे से दिया है। फिर है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ यूजिंग रोल प्ले। रोल प्ले का मतलब किसी की भूमिका निभाना। एक्टिविटीज इन लैंग्वेज लर्निंग, तो भाषा को सीखने के जो गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों में भूमिका निर्वाह का क्या महत्व है। भूमिका निर्वाह मतलब किसी एक व्यक्ति के जीवन को अपने अंदर उतारना। इससे क्या होता है, देखो जब हम किसी की भूमिका निभाते हैं तो इससे हमारा इम्प्रूव होता है स्पीकिंग, हमारा जो बोलना होता है वाचन वो अच्छा होता है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता है। साथ ही में आत्मविश्वास किस में बढ़ेगा, संचार, संचार मतलब बातचीत करने में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और सोशल स्किल सामाजिक कौशल का विकास होता है। अभी सामाजिक कौशल क्या है, देखो सोशल स्किल का मतलब होता है समाज के सभी व्यक्तियों के साथ आपस में इंटरेक्ट करना, उनसे संवाद करना, उनसे बातचीत करना, कम्युनिकेट करने का कौशल। तो सामाजिक कौशल जो है वो विकसित होगा, अच्छा स्पीकिंग स्पीकिंग कर पाएंगे और अच्छे कॉन्फिडेंस से जो है बोल पाएंगे। ये होता है रोल प्ले करवाने से। फिर अगला है व्हाट इज स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, क्या होता है स्कैनिंग और क्या होता है स्कीमिंग इन रीडिंग डेवलपमेंट, पठन के विकास में। तो पठन विकास के अंदर आपको बताना है कि स्कीमिंग और स्कैनिंग क्या होता है। इसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। स्कीमिंग का मतलब होता है रीडिंग क्विकली, तेजी से पढ़ेंगे, टू गेट मेन आइडिया, मुख्य विचार को जानने के लिए। जैसा हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम उसकी हेडिंग से ही समझ जाते हैं मुख्य आइडिया, हम
लगा लेते हैं कि क्या हमको अंदर पढ़ने को मिलेगा। ऐसे ही अब स्कैनिंग की बात करें तो स्कैनिंग में क्या होता है, स्पेसिफिक महत्वपूर्ण जो है चीज तक जब तक वो मिलेगी नहीं तब तक उसको ढूंढते रहेंगे और पढ़ते पढ़ते। तो यहाँ भी रीडिंग होती है, क्योंकि यहाँ फाइंड करना है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण सूचना को। तो यहाँ आएगा रीडिंग अ डिक्शनरी। जब हम डिक्शनरी को रीड करते हैं तो हम सभी चीज़ों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम केवल पर्टिकुलर स्पेसिफिक उस वर्ड इंफॉर्मेशन तक जाना चाहते हैं जो हमें ढूंढना है। तो स्कैनिंग और स्किमिंग में ये बेसिक अंतर होता है। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। ये भी काफ़ी नॉर्मल सा अच्छा प्रश्न है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एनसीएफ 2005? एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि टू मेक लैंग्वेज लर्निंग एक्टिविटी बेस्ड। जो भाषा को सीखना होगा उसे गतिविधि आधारित सीखेंगे, यानी खेल खेल में जो सीखना होता है वो है गतिविधि से सीखना। तो गतिविधि आधारित जो है सीखेंगे, ये है एनसीएफ का पहला मेन गोल या मेन पर्पस। दूसरा है लर्निंग को यहाँ बनाया जाएगा चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब होता है बाल केंद्रित। तो जो लैंग्वेज लर्निंग होगी उसे बाल केंद्रित रखा जाएगा, बच्चों के अकॉर्डिंग जो है सिखाया जाएगा। तीसरा है टू मेक लर्निंग कम्युनिकेशन ओरिएंटेड। जो भी पढ़ाया जाएगा वो बातचीत से संबंधित होना चाहिए, यानी बातचीत का जो संवाद है, बातचीत या जो संवाद है वो कौशल होगा, यानी आदमी अच्छा कम्युनिकेट करना सीख जाएगा। तो एनसीएफ 2005 ये कहता है कि एक्टिविटी बेस्ड सिखाना चाहिए, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन देनी चाहिए और हमें कम्युनिकेशन ओरिएंटेड ही चीज़ होना पढ़ाना चाहिए। यानी कम से कम जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, उससे बच्चा कम्युनिकेट कर पाए, बातचीत कर पाए। फिर अगला है व्हाट आर द थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ टीचिंग एड्स। आपको मैंने टीचिंग एड का भी प्रश्न करवाया था, और टीचिंग एड का मतलब होता है सहायक सामग्री। अब आपको यहाँ बताना है कि सहायक सामग्री के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो सहायक सामग्री के प्रकार आपसे यहाँ पूछ रहा है और उनके प्रोवाइड करवाना है 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच देम। उनमें से जो हैं सभी के 2-2 उदाहरण लिखने हैं। तो सबसे पहले हैं ऑडियो एड्स। इनको कहा जाता है श्रव्य सामग्री, और श्रव्य सामग्री का मतलब जिनको केवल सुना जाता है, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर। फिर ये विजुअल एड्स, इनको कहा जाता है दृश्य सामग्री, और दृश्य सामग्री का मतलब हुआ जिसको केवल देखा जाता है, जैसे मानचित्र हो गया, चार्ट हो गया, किताब हो गई, श्यामपट्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर ये ऑडियो एंड विजुअल एड्स, इसमें आएगा श्रव्य और दृश्य सामग्री, जिनको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, उन सामग्रियों को कहा जाता है श्रव्य दृश्य। जैसे टीवी, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इनमें देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो हमने उदाहरण भी लिख लिए हैं और वो 3 मेन जो कैटेगरी हैं, 3 प्रकार हैं, वो भी हमने समझ लिया है। फिर अगला है व्हाट इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है और इसका एक सैंपल, एक नमूना आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड लिखेंगे कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड का मतलब होता है कि बच्चे का महत्वपूर्ण व्यवहार देखना। तो अ रिटन रिकॉर्ड, ये एक लिखित रिकॉर्ड होता है ऑफ अ स्टूडेंट, एक बच्चे का जो उसके इम्पोर्टेंट बिहेवियर, विशेष व्यवहार को दर्शाता है। हर वक्त बच्चा एक जैसा व्यवहार नहीं करता, जब उसको परिस्थिति दी जाएगी तब वो इम्पोर्टेंट या विशेष व्यवहार प्रदर्शित करता है। और इसके सैंपल का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले बच्चे का नाम लिखा जाएगा और उसने वो व्यवहार किस दिन किस तारीख को प्रदर्शित किया वो लिखा जाएगा। आपने उसका व्यवहार कैसे ऑब्जर्व किया और अब आप उसके व्यवहार के बारे में क्या मानते हैं कि अच्छा है कि बुरा है। तो 4 चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो सैंपल जो फॉर्मेट होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड का, उसमें ये 4 चीज़ें होती हैं, और एनेक्डोटल रिकॉर्ड इम्पोर्टेंट बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, बताता है। फिर अगला हमारे पास अब 19 से 22 तक के सभी प्रश्न 6-6 नंबर के हैं। तो इनमें आपको किस तरीके से लिखना है आप ध्यान रखिए, आपको पॉइंट टू पॉइंट बनाकर लिखना है। अगर आप जो है कचरे पट्टे की तरह लिखोगे तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, आपको पॉइंट टू पॉइंट ही बनाकर लिखना है। अभी तक आपने देखा होगा कि मैं हर बार पॉइंट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, कारण क्या है, क्योंकि सामने वाले तक आप जो बता रहे हैं वो समझना उसको जरूरी है और वो बात पहुँचे। तो यहाँ कह रहा है डिस्क्राइब द एसेंशियल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर हैंड राइटिंग डेवलपमेंट, यानी कि हस्तलेखन जो विकास होता है, हाथ से जो लिखने का कौशल है, उसके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कौशल विकसित होना चाहिए
और आपको एक्सप्लेन करना है ये चीज़। तो देखिए, महत्वपूर्ण वे कौशल जो हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करते हैं, सबसे पहला है करेक्ट पोस्चर, यानी कि पेन को सही से पकड़ना आना चाहिए। फिर है प्रॉपर पेंसिल की ग्रिप, जो आप पेंसिल पकड़ोगे उसकी ग्रिप मतलब उसको दोनों अंगुलियों के बीच में कैसे सेट करना है, ये है। फिर है लेटर फॉर्मेशन, तो वर्ण जो है उसको सही से बनाना आना चाहिए, छोटे बड़े नहीं बनाना है, एक जैसे होना चाहिए, शुद्ध लिखें। फिर है रेगुलर प्रैक्टिस, उसको लगातार अभ्यास करना है, जो वर्ण लिखेंगे उसी की प्रैक्टिस करनी है। फाइन मोटर एक्टिविटी, जिसका मतलब होता है सूक्ष्म गतिक कौशल, छोटे-छोटे लिख-लिख कर अभ्यास करेंगे। तो सूक्ष्म गतिक जो हैं गतिविधियाँ या कौशल, तो सूक्ष्म गति का मतलब छोटे-छोटे वर्ड्स, वाक्य, सेंटेंस ये ड्राइव करेंगे। फिर ये नीटनेस एंड स्पेसिंग, यानी सही जो है लिखेंगे, कचरा नहीं लिखेंगे, जमा-जमा के लिखेंगे और प्रॉपर स्पेस देते हुए लिखेंगे। फिर ये विजुअल मोटर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इसका मतलब क्या मतलब होता है कि अब आप चीज़ें सोचोगे, आपके दिमाग में वो चीज़ चलेगी और उस चीज़ को आप जो है गतिक रूप से अपने दिमाग में दौड़ाकर उसको समग्र रूप से लिखोगे। फिर है आई हैंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि आपकी आँखों का और आपके हाथों का एक साथ जुड़ाव होना ज़रूरी है। जो आप देखो वो लिखना भी सीखो। जैसे बोर्ड से उतारोगे तो उसके लिए आई और हैंड दोनों की कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आँखें तेज़ी से देख रही है पर हाथों को लिखना नहीं आता तो ये भी नहीं चलेगा। हैंड राइटिंग के लिए दोनों चीज़ें एक साथ होना ज़रूरी है। फिर है अटेंशन, यानी कि ध्यान केंद्रित कर पाना और फोकस करना, क्योंकि कई बार बाहरी आवाज़ों की वजह से हम लिखना छोड़ देते हैं या हमारा ध्यान भटक जाता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर है विजुअल परसेप्शन, यानी कि अपने दिमाग में चीज़ें आप याद करके जाओगे और फिर उसको लिखोगे। तो ये जैसे आप पेपर के दिन करते हो वो है विजुअल परसेप्शन, कि आप अपने दिमाग में प्रश्न से संबंधित चीज़ें दौड़ाते हो फिर आप चीज़ें लिखोगे। तो ये जो स्किल्स हैं, ऑल स्किल्स मेक द हैंड राइटिंग इफेक्टिव एंड ब्यूटीफुल। तो ये जो सभी स्किल्स हैं ये हमारी जो हैंड राइटिंग है इसको प्रभावी बनाती हैं और सुंदर बनाती हैं। अगले 3 प्रश्न हम करेंगे और तीनों प्रश्न बड़े-बड़े हैं और बहुत ही आसान प्रश्न हैं। प्रश्न है, डिस्कस अबाउट इंग्लिश टीचिंग इन राजस्थान। राजस्थान में अंग्रेजी टीचिंग कैसे हैं इसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, राजस्थान में इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, जिसको हम टारगेट लैंग्वेज, द्वितीय भाषा, सेकेंडरी लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज या ग्लोबल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। तो अंग्रेजी क्या है इसका हमने चर्चा कर लिया है। अब अंग्रेजी राजस्थान में जो है एक डिफ़िकल्टीज़ के रूप में है, क्योंकि हर दूसरा राजस्थानी व्यक्ति अंग्रेजी में जो है कमज़ोर हैं। तो कमज़ोर क्यों हैं उसके कारण भी लिखने हैं। तो मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी 30 कारण आपको लिखवाए थे, उसमें से कोई भी आपको 10 कारण याद रखने हैं। जैसे टीचर्स की कमी है जो वेल ट्रेंड हैं, वेल एफिशिएंट क्वालिफाइड हैं, जो सीखने में जो है मोटिवेशन नहीं है बच्चों के पास, क्यों उनके आसपास कोई माहौल नहीं है, सीखने का मोटिवेशन नहीं है तो क्यों पढ़ेंगे। फिर ये उनको अवसर नहीं दिए जाते हैं प्रैक्टिस करने के पर्याप्त रूप से। तो इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त अवसर मिलते हैं। फिर हैं क्लासरूम में बोलने में उनको डर लगता है, फ़ियर है उनमें। फिर हैं चाइल्ड सेंटर्ड जो है टीचिंग मेथड्स का यूज़ नहीं होता है, उनकी कमियाँ हैं। क्रेम और रोट लर्निंग सिस्टम है, रटने वाला जो है चीज़ें चल रही है, मास्टर बच्चों को रटाता रहता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। फिर हैं ओवर क्राउडेड क्लासरूम, की बहुत ज़्यादा भीड़ है और उतनी भीड़ को एक टीचर हैंडल नहीं कर पा रहा है फिर भी वो पढ़ाता है। फिर ये पुअर लर्निंग स्ट्रेटजीज़, खराब पढ़ाने की रणनीतियाँ हैं। फिर ये लर्निंग डिसऑर्डर, सीखने में अगर किसी बालक में अगर बौद्धिक रूप से क्षमताएँ कम हैं तो भी वो नहीं सीख पाएगा। फिर जैसे मान लो किसी का आईक्यू लेवल ही कमज़ोर है, लर्निंग डिसऑर्डर उसे वगैरह हैं, जैसे गणित सीखने का है, कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, तो लर्निंग डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से भी नहीं सीख पाता है। या ओवर एम्फेसिस ऑन ग्रामर, ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन ये नहीं सिखाया जाता है। कुल मिला के टेंस टेंस पढ़ाए जाएंगे, फिर वो टेंस आपके वर्ड बनाने में काम में लिए जाते हैं। तो हर बार हर चीज़ टेंस से नहीं होती है। आप अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। डिस्क्राइब द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ सीसी। आपको टूल्स और टेक्निक बताने हैं सीसी के अंदर कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रश्न को भी मैंने आपको करवा रखा है, मैंने 8 से 9 टूल्स करवाए हैं, उनमें से कोई 6 टूल्स आपको लिखने हैं। जैसे सबसे पहला है पोर्टफोलियो। देखो पोर्टफोलियो क्या होता है, साल भर में जो बच्चा काम करता है लिखित रूप से वो कहलाता है पोर्टफोलियो। तो अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क्स ओवर टाइम, यानी वर्ष भर का जो कलेक्शन होता है, जो संग्रह है बच्चे के काम का, वो है पोर्टफोलियो। फिर है
एनेक्डोटल रिकॉर्ड तो ये आपको मैंने बता दिया है कि स्टूडेंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए होता है, इंपॉर्टेंट बिहेवियर को। फिर है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। अवलोकन एक रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग का मतलब आप उस चीज़ को ध्यान रखते हो उसके बारे में। पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम एक्टिविटीज़, तो क्लासरूम की जो गतिविधियां हैं उनमें भागीदारी को रिकॉर्ड करना, भागीदारी सुनिश्चित करना, ये देखना कि बच्चा इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। फिर है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट बच्चे की महत्वपूर्ण विशेष कौशल को या विशेष आदत को रिकॉर्ड करने के लिए, कन्फर्म जांचने के लिए होता है। फिर है रेटिंग स्केल। बच्चे में क्या क्रिएटिविटी है, बच्चा क्या-क्या क्रिएट कर सकता है या उसमें क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं, उनको रेट किया जाता है कि बच्चे को लिखना आता है, हाँ आता है, बच्चा चित्र बनाने में एक्सपर्ट है कि नहीं है, ऐसे करके उसको रेट किया जाता है, वो है रेटिंग स्किल। और लास्ट है वाइवा, जिसे आप कहते हो इंटरव्यू, साक्षात्कार, जिसमें ओरल क्वेश्चंस होते हैं। तो ओरल क्वेश्चनिंग होगी, मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं टू असेस, ये जानने के लिए कि बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग कर पाता है कि नहीं कर पाता है। क्रिटिकल का मतलब सही से चिंतन सोच विचार करके उत्तर देता है कि नहीं देता है, और उसमें समझदारी है कि नहीं है, इन चीज़ों को चेक किया जाता है। तो ये हमारे 6 टूल्स और टेक्निक कंप्लीट होते हैं। अंतिम प्रश्न को देखते हैं, और अंतिम प्रश्न सबसे अच्छा मैं मानता हूँ कि अगर ये प्रश्न आए तो आपके 6 नंबर आपको फ्री मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लेसन प्लान बनाने का एक फॉर्मेट होता है जो आपको मैंने वीडियो में पढ़ाए भी हैं, 5 वीडियो की श्रृंखला में, और आपको मैं यहाँ एक बार और पढ़ा रहा हूँ। क्या है लेसन प्लान? सबसे पहले लेसन प्लान को ऐसे बड़े शब्दों में लिखकर आप उसे ऐसे ही जैसे डिब्बा मैंने बंद किया वैसे बंद करोगे। फिर आप लिखोगे कौन सी क्लास के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हो। अगर आपको क्लास नहीं बताई गई आप तो लिख लो 5th। फिर आप सब्जेक्ट लिख लो इंग्लिश, डेट लगा दो जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हो। टॉपिक का नाम आपको यहाँ जैसे दे रखा है एडजेक्टिव, तो आपने लिख दिया। टाइम लिख दो आपके, आप जो लेसन प्लान होता है वो लगभग जो है अप्रोक्सीमेटली वो 35 से 36 मिनट का होता है। फिर हमारा है गोल्स ऑफ लेसन प्लान, कि हमारे क्या क्या लक्ष्य हैं लेसन प्लान को लेकर, और हमारे लर्निंग के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। हम ये लेसन प्लान क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं द स्टूडेंट विल बी एबल टू, तो आपको ये कॉमन लाइन यूज करनी है, द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन। इसके बाद जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक का नाम यहाँ लिख दोगे, और उसके काइंड्स बोले उसके टाइप्स आप यहाँ लिख दोगे। तो हमने यहाँ लिख दिया कि एडजेक्टिव और उसकी डिग्री जो है एडजेक्टिव की वो हम यहाँ देखेंगे। और इसका उद्देश्य ये है कि दे विल बी एबल टू, देखो वापस वही चीज़ आ गई है, आइडेंटिफाई वो पहचान कर पाएगा, वहाँ डिफाइन कर पाना, हम वहाँ तो डिफाइन करना बता रहे थे, अब यहाँ आइडेंटिफाई करना बता रहे हैं। और किसको आइडेंटिफाई करेंगे? एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव की जगह नाउन देते तो नाउन यूज कर लीजिएगा, और उसके प्रकार या उसकी डिग्री को हम यहाँ देख रहे हैं। फिर ये टीचिंग एड सहायक सामग्री क्या क्या है? तो पॉइंटर मतलब वो जो हमारा पेन है वो, फिर है हमारा बुक किताब, रोल अप बोर्ड, हमारा जो रोल करने वाला जो बोर्ड होता है वो, चौक हैं, डस्टर हैं, माइंड मैप चार्ट हैं, ये सभी चीज़ें हमारी सहायक सामग्री हैं। एक्टिविटी में हम परिभाषा और उदाहरण बताएंगे, तो हम कहेंगे बच्चों स्टूडेंट्स अ वर्ड, परिभाषा में हमें एडजेक्टिव है तो चूंकि नाउन होगा तो नाउन की डेफिनेशन लिखनी है, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन लिखनी है। तो हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन लिख रहे हैं, अ वर्ड एक शब्द, वो डिस्क्राइब जो बताता है नाउन्स को, संज्ञा को, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को, या उसको समझाता है, वो कहलाता है एडजेक्टिव। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को डिस्क्राइब करने वाला शब्द कहलाता है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की 3 प्रकार की डिग्रियां होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। कौन कौन सी होती है? पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में विशेषण सामान्य होता है, कंपैरेटिव डिग्री में 2 की तुलना करके विशेषण लिखा जाता है जिसमें ई आर जोड़ा जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री में सर्वश्रेष्ठ विशेषण होगा जहाँ ईएसटी जोड़ा जाता है। तो हम यहाँ एक उदाहरण लेते हैं, लॉन्ग मतलब लंबा, लॉन्गर मतलब 2 व्यक्तियों में सबसे लंबा, और लॉन्गेस्ट मतलब जो सभी व्यक्तियों में सबसे लंबा है। तो सर्वश्रेष्ठ डिग्री सुपरलेटिव डिग्री, तुलनात्मक डिग्री कंपैरेटिव डिग्री, और सामान्य डिग्री पॉजिटिव डिग्री, और इसका उदाहरण आपको समझा दिया। फिर लास्ट में हम लिख के आएंगे असेसमेंट, इवेल्युएशन, मूल्यांकन करना। और मूल्यांकन में जो आपने यहाँ डेफिनेशन बताई है, इस डेफिनेशन का एक प्रश्न बना देंगे, लिखो व्हाट इज एडजेक्टिव, बताइए कि एडजेक्टिव क्या होता है। अगर इसकी जगह कोई और लिखते तो आप लिख देते व्हाट इज नाउन, ऐसे करके लिख देते।
फिर आप एक ऐसा प्रश्न बनाइए जिसमें ये तीनों एग्जाम्पल आ जाए। तो हमने लिख दिया, यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। यू आर बेटर देन मी, तुम मेरे से अच्छे हो। यू आर द बेस्ट इन क्लास, तुम हमारी क्लास में सबसे अच्छे हो। तो सबसे अच्छा होना यहाँ सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा। बेटर का मतलब यहाँ आ जाएगा तुम दो में, हम दोनों में अच्छे हो। और गुड बॉय मतलब तुम केवल अच्छे हो। तो यहाँ पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री तीनों को एक एक करके हमने समझा दिया है। और आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर से संबंधित, तो आप हमारा ये चैनल डीएलएड एकेडमी बाय एस कुमार सब्सक्राइब करके रखिए। अब देखिए, अभी तक हमने आपको 2021, 2020, 2024, 2019 ये 4 पेपर पहले करवा दिए थे और ये 2025 का पेपर आज हमने करवा दिया है। तो 5 पेपर आपके आए हुए मैंने करवा दिए हैं यूट्यूब पर आज के समय। और 5 वीडियो जो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 5। तो 5 वीडियो आपको पढ़ा दिए हैं और 5 वीडियो आपको जो है सोल्व करा दिए हैं। टोटल 10 वीडियो हैं। अगर किसी ने 10 वीडियो देख लिए हैं तो आप फेल होना तो भूल ही जाओ, आप बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। तो आई होप आपको इस 40 मिनट की क्लास में पूरा 2025 का पेपर समझ में आ गया होगा।